हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज हम इसको पूरा करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में लोक सेवा आयोग के बारे में और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर कि जो लोक सेवा आयोग होता है, तो लोक सेवा आयोग ये होता क्या है? तो लोक सेवा आयोग एक संस्था होती है जो क्या करता है, यह हमारे भारत में जो सिविल सर्विसेज होती है उनकी भर्ती करने का कार्य करता है। अब जो लोक सेवा आयोग होता है इसको हम दो स्तर पर बांटते हैं। इसके दो स्तर कौन कौन से हो जाते हैं? तो यह एक होता है केंद्रीय स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। अब जो केंद्रीय स्तर का लोक सेवा आयोग होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और यह संघ लोक सेवा आयोग हमारे भारत में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जो और ढेर सारे पद होते हैं जैसे भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय नमक सेवा और भारतीय रेल सेवा और तमाम प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं तो उनकी भर्ती करता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद में अगला जाता है राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग। अब ये जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं तो ये राज्य के लोक सेवा आयोग राज्य के स्तर पर कार्य करते हैं और राज्य के स्तर पर जो सर्विसेज होती है उनकी भर्ती ये करता है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश के स्तर पर जैसे डिप्टी कलेक्टर, इसके बाद डीएसपी, इसके बाद में रजिस्ट्रार, इसके बाद फिर नायब तहसीलदार, सीटीआई और तमाम प्रकार के पदाधिकारियों की भर्ती ये राज्य लोक सेवा आयोग मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। तो इन सभी पदों के लिए ये सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन के बाद में हम देखते हैं कि लास्ट में हमारे राज्यपाल के द्वारा इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगला जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक राज्य मिलकर जब हमारी केंद्र सरकार को या हमारे संयुक्त लोक सेवा आयोग को स्थापित करने के लिए दो राज्य की सरकारें कहें और इनकी सिफारिश पर एक लोक सेवा आयोग को स्थापित किया जाए, जैसे हम कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसे दो राज्यों या दो या तीन या चार या राज्यों को मिलाकर जब एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी तो उसे कहा जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब जब ये संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी तो इसकी वैकेंसी कौन, इसकी भर्ती कौन करेगा? तो इसकी भर्ती हमारा संघ लोक सेवा आयोग करता है। इनकी परीक्षाओं का आयोजन हमारा संघ लोक सेवा आयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि हमारे भारत में जो लोक सेवा आयोग होता है इनको दो स्तर में बांटा गया है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि हमारे भारत में जिन लोक सेवा आयोगों की हम बात कर रहे हैं तो ये लोक सेवा आयोग किसकी भर्ती करते हैं हमारे भारत में? तो लोक सेवा की मतलब जो सिविल सर्विसेज होते हैं इनकी भर्ती करते हैं ये संस्थान या ये आयोग। अब इन आयोगों को पढ़ने से पहले जो लोक सेवा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस लोक सेवा का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर है? तो देखिए इसमें संविधान के भाग 14 में अध्याय 1, इस अध्याय 1 में हमारे भारत में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। तो संघ के अधीन और कुछ राज्य के अधीन सेवाएं होंगी। इन सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अध्याय 1 में इसका प्रावधान किया गया है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में संघ के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हो जाती हैं? तो जैसे हम देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, भारतीय नमक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय अग्निशमन सेवा, भारतीय डाक सेवा और भी तमाम प्रकार की सेवाएं होती हैं जो संघ के अधीन मतलब हमारी केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। और राज्य के अधीन सेवाएं जैसे राज्य के स्तर पर हम देखते हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर हुआ, डीएसपी हुआ, इसके बाद फिर हमारे रजिस्ट्रार हो जाते हैं, फिर इसके बाद नायब तहसीलदार हुआ, ठीक है, इसके बाद जिला अधीक्षक और तमाम प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं ये जो सेवाएं होती हैं ये राज्य के अधीन होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग से प्रावधान और हमारे राज्य की सेवाओं के लिए अलग से प्रावधान, ऐसा नहीं है कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग के लिए संविधान में अलग से प्रावधान है और राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए अलग से प्रावधान है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए समान अनुच्छेद का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसमें अनुच्छेद और एक तरफ इसकी विषय वस्तु लिखी हुई है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 308, तो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग मतलब जो हमारी
केंद्र के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक किया गया है। और जो लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है वह 315 से लेकर 323 तक किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 308 में इसमें निर्वचन लिखा है। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। किसकी व्याख्या करना है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग, हमारी जो संघ के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन जो सेवाएं होती है, राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, उसका प्रावधान, उसका वर्णन, उसकी व्याख्या अनुच्छेद 308 में की गई है, जिसे हम कहते हैं निर्वचन। इसके बाद फिर दूसरा जाता है अनुच्छेद 308। अनुच्छेद 308 इसमें क्या लिखा है? तो इसमें भर्ती और सेवा की शर्तों का प्रावधान किया गया है। अर्थ समझ में? अब भर्ती कैसे की जाएगी और इनकी सेवा की शर्तें क्या होगी, ये सभी का प्रावधान अनुच्छेद 308 में किया गया है, जो हमारी लोक सेवाएं होती हैं उनके बारे में। इसके बाद में अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 में क्या हो गया? तो यहाँ पर अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो हमारी संघ सरकार के पदाधिकारी होते हैं, जैसे कलेक्टर हुआ, डीएसपी हुआ, कलेक्टर हुआ, एसपी हुआ, इसके बाद कमिश्नर, और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, ये संघ के अधीन सेवाएं होती हैं। तो इन व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी, इसके बारे में प्रावधान किया है। फिर राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, तो राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, इनकी पदावधि कितनी होगी, ये सब इसका प्रावधान अनुच्छेद 310 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 311। जो अनुच्छेद 311 है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 311 का अर्थ होता क्या है। तो अनुच्छेद 311 का अर्थ हो जाता है कि जो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी होते हैं, राज्य सेवा के जो पदाधिकारी होते हैं, इन्हें, और इसका जितने भी कर्मचारी, तो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी हो। अब अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन से पद आ जाते हैं? तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी होते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, इसके बाद में केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, और इन्हें जिस पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है उन्हें वही पदाधिकारी हटा सकता है, दूसरा उसका नीचे का, उसका अधीनस्थ कोई भी इसे हटा नहीं सकता। सिंपल सी बात हम समझते हैं कि जैसे हमारे भारत में जो आईएएस होते हैं, और इसके बाद में आईपीएस होते हैं, और इसके बाद आईएफएस होते हैं, तो ये जो सर्विसेज होती है, इन सर्विसेज के ऑफिसर को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। तो इन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, इनसे नीचे का कोई भी पदाधिकारी इन्हें हटा नहीं सकता। ये होता है अनुच्छेद 311 का अर्थ। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर हम देखते हैं, तो राज्यों के स्तर पर जो राज्यों के अधीन सेवाएं होती है, जैसे डीएसपी है, डिप्टी कलेक्टर है, इसके बाद में हमारा ये जिला अधीक्षक, रजिस्ट्रार, इसके बाद नायब तहसीलदार, इसके बाद महिला एवं बाल विकास अधिकारी, रोजगार अधिकारी और तमाम प्रकार के पदाधिकारी, तो इनकी नियुक्ति हमारे राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब राज्य के राज्यपाल ने इन्हें नियुक्त किया है तो राज्यपाल ही इन्हें हटा सकते हैं, उनसे नीचे का कोई भी पदाधिकारी इन्हें हटा नहीं सकता। ये अनुच्छेद 311 में लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कई बार इस अनुच्छेद से पूछे गए हैं। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है 312। अनुच्छेद 312 में क्या लिखा है? तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है। अब कोई भी एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो यह प्रावधान हमारी राज्यसभा के बारे में किया गया है। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या है? तो जब कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 312 में लिखा है कि अगर हमारी राज्यसभा किसी भी केंद्रीय सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वह केंद्रीय सेवा अखिल भारतीय सेवा बन जाती है। और जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो जो लोकसभा होती है तो लोकसभा को तो इसे पारित करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अधिकार हमारी राज्यसभा का है, यह राज्यसभा का विशेष अधिकार होता है। तो क्या हमारे भारत में अभी तक ऐसी कोई केंद्रीय सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में वर्ष 1966 में 1966 में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इसे 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आ रहा समझ में? जबकि इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले यह केंद्रीय सेवा हुआ करती थी और 1966 में
इसे अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये है प्रावधान अनुच्छेद 312 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 312 का खंड ए। अब इसमें क्या लिखा है, तो इसमें सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं वो या जितने भी लोक सेवाओं के अधिकारी होते हैं, इन सेवाओं के अधिकारियों की शर्तों में, उनकी सेवा में कोई भी अगर परिवर्तन करना हो, उनकी सेवा शर्त में कोई परिवर्तन करना हो तो किया जा सकता है। यह प्रावधान में अनुच्छेद 312 के खंड 1 में किया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 313। अनुच्छेद 313 में लिखा हुआ है संक्रमणकालीन उपबंध। अब यहाँ पर जो संक्रमणकालीन प्रावधान आया है या संक्रमणकालीन शब्द आया है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो संक्रमणकालीन शब्द का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। तो यदि जो लोक सेवाएं हैं इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 313 में किया गया है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 314। अनुच्छेद 314 में क्या लिखा है कि कुछ सेवाओं या कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। तो सीधे सिंपल भाषा में आपको याद रखना होगा कि ये जो सेवाएं होती है हमारे भारत में, तो इन सेवाओं में जो अधिकारी कार्य करते हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 314 में। आ रहा समझ में? जैसे IAS है, IPS है, इसके बाद IFS है, इसके अलावा और भी जो पदाधिकारी होते हैं, इन पदाधिकारियों के संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 314 में, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत में भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवा और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत में जिस लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो इन सभी आयोगों के बारे में संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, ये अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कि हमारे भारत में जो लोक सेवा आयोग होता है, इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। आ रहा समझ में? संविधान के भाग 14 में ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। और कौन से अध्याय में इसका प्रावधान है, तो अध्याय 2 में इसका प्रावधान किया गया है, और इसमें लिखा है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोगों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में इसका प्रावधान किया गया है। और किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है और राज्यों के लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कि जैसे मध्य प्रदेश PSC का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में आपको याद रखना होगा। और इसी अनुच्छेद 315 के तहत ही हमारे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, तो वह वर्णन भी अनुच्छेद 315 में ही रहता है। इसके बाद फिर अगला जाता है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में क्या लिखा है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान एवं उनके कार्यकाल का प्रावधान इसमें किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यह प्रावधान भी अनुच्छेद 316 में रहेगा। ऐसे ही जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 316 में ही किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनको बर्खास्त कैसे किया जाएगा या उनको सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 317 में लिखा हुआ है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, तो उसके कार्य और इसके बाद में इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, सब आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद देखिए 318। अनुच्छेद 318 में लिखा हुआ है कि जो लोक सेवा आयोग होते हैं, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, तो इसके संबंध में या जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य या जो भी कर्मचारी है, इनकी सेवा शर्तों के संबंध में कोई नियम बनाना है, तो ये नियम बनाने की शक्ति हमारी संसद के पास होती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 319।
अनुच्छेद 319 में क्या लिखा है, तो इसमें आयोग के सदस्यों के द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आयोग का अध्यक्ष है तो वह उसी आयोग का अध्यक्ष दोबारा नहीं बन सकता। जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है और वह अपने पद से रिटायर हो गया तो दोबारा उसी पद पर अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, जब वह सदस्य के पद से रिटायर होगा तो दोबारा उसी पद पर, सदस्य के पद पर अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो सदस्य है वह अध्यक्ष बन सकता है। जैसे राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनका जब अध्यक्ष एक बार पद से रिटायर हो जाता है तो दोबारा उसी राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ये इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 319 में, जो आपको याद रखना होगा। अगला आ जाता है अनुच्छेद 320। अब अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या काम करता है ये इसमें लिखा हुआ है। राज्यों के लोक सेवा आयोग जैसे एमपीपीएससी है, सीजीपीएससी है, इसके बाद एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, ये जितने भी पीएससी होते हैं इन सभी के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 320 में किया गया है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला अनुच्छेद आ जाता है 321। अनुच्छेद 321 में क्या लिखा है, तो जो लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं तो इनको विस्तारित करने की शक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। तो जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनके कार्यों को और बढ़ाया जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 में किया गया है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है 322। अब अनुच्छेद 322 में किसका वर्णन है, तो हमारे जो लोक सेवा आयोग होते हैं, अब वह चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो या हमारा कोई भी ज्वाइंट पीएससी हो, तो इन सभी के खर्चों के बारे में प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो इन सभी के खर्च के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 322 में किया गया है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है 323, आर्टिकल 323। और जो अनुच्छेद 323 होता है इसमें लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होता है तो संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देगा, तो ये हमारे राष्ट्रपति को देता है। और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं तो राज्यों के लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा ये अनुच्छेद 323। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनका प्रावधान किया गया है ये हमने आपको यहाँ पर अभी बताया है। और ये सब लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग कैसे काम करेगा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे इन्हें हटाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया का प्रावधान इसमें किया गया है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं संघ लोक सेवा आयोग को। अब जो संघ लोक सेवा आयोग होता है तो संघ लोक सेवा आयोग हमारे भारत में एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण के रूप में कार्य करता है। अब केंद्रीय भर्ती अभिकरण या केंद्रीय भर्ती एक संस्था है, एक एजेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स, इसके बाद फिर ऐसे ही भारतीय नमक सेवा के, भारतीय रेल सेवा के और भी जो केंद्रीय सेवा के पदाधिकारी होते हैं, इनकी भर्ती हमारा संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसलिए इसको भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत का संघ लोक सेवा आयोग क्या यह एक संवैधानिक संस्था है, तो आपको निसंकोच बताना है कि यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। तो इसे हम संवैधानिक संस्था या निकाय क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो जिस संस्था का भी, जिस पदाधिकारी का भी संविधान में प्रावधान हो तो वह क्या कहलाएगा, संवैधानिक कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जिस संघ लोक सेवा आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके संरचना में कितने सदस्य होते हैं और अध्यक्ष कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष है, जो आपको याद रखना होगा, और इसके बाद 10 सदस्य हैं। तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो वर्तमान में देखें जैसे अभी हमारे संघ लोक सेवा आयोग में 6 ही सदस्य अभी हैं और 4 अभी नहीं है। तो याद रखना है कि इसमें कम से कम एक अध्यक्ष मतलब कम से कम 10 सदस्य होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इसके बाद में एक अध्यक्ष है। तो ऐसे कुल मिलाकर अभी इसमें कितने सदस्यीय आयोग है यह? तो वर्तमान में यह 11 सदस्यीय आयोग है। तो 10 सदस्य और एक अध्यक्ष। फिर इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जिस संघ लोक सेवा आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो इस संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे भारत में सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919 और उसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया था। और इसी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 1923 में एक ली कमीशन गठित हुआ और ली कमीशन की सिफारिश पर हमारे भारत में 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की जाती है। ठीक है, और उस समय इसके अध्यक्ष सर रोज बारकर को बनाया गया था। फिर इसके बाद में 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग नाम दिया गया था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 जब भारत में आता है तो इसमें प्रावधान किया गया था कि केंद्र के स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और प्रांतों के स्तर पर एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। और इसी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में 1 अप्रैल 1937 को इस लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में हमारे भारतीय संविधान में इसका प्रावधान हुआ और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसी संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया था? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया था। मतलब फेडरल शब्द को चेंज करके इसका नाम यूनियन शब्द किया गया था। आ रहा समझ में? तो ये फेडरल के स्थान पर हमारे भारत में यूनियन शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली है और कनाडा में भी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर संघ कहा जाता है, परंतु वहाँ के जो राज्य हैं अगर चाहें तो अलग होकर एक अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। लेकिन हमारे भारत के राज्य अगर ये चाहे कि हम अलग होकर एक अपना स्वतंत्र देश बना लें तो हमारे भारत में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सारा समझ में? तो हमारा भारत एक संघीय देश है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा जैसे हमारे भारत को कोई राज्य अलग होकर या 2 से अधिक राज्य अलग होकर एक अपना देश बना ले। ऐसा भारत में संभव नहीं है। इसलिए हमारे भारत में फेडरल के स्थान पर, ये फेडरल के स्थान पर हमारे भारत में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसीलिए हमारे भारत में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, ठीक है, FPSC था, पहले क्या था ये? FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 में क्या कर दिया जाता है? UPSC कर दिया जाता है और तब से लेकर आज तक हमारा UPSC ही कार्य कर रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UPSC में कुल अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर कितने होते हैं? तो 11 आपको याद रखना होगा। इसके बाद में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति याद रखना होगा। इसका नाम कब चेंज किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा नई दिल्ली। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो संघ लोक सेवा आयोग था, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी तक कौन कौन बने हैं? तो इसमें कुछ सारे अध्यक्षों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में। तो पहले अध्यक्ष का नाम है इसमें प्रथम अध्यक्ष इस आयोग के कौन थे? तो सर रोज बारकर, ये आपको याद रखना होगा। और इनका कार्यकाल 1926 से 1932 तक रहा था। तो जब भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में, तो उस समय इस आयोग के अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। इसके बाद में हमारे भारत में 1 अप्रैल 1937 को इसे लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। और इस समय फिर हम देखते हैं कि इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हम देखते हैं कि संविधान बनाना शुरू किया और संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे आज़ादी के समय, तो आज़ादी के बाद हमारे भारत में प्रथम
भारतीय अध्यक्ष बने थे एच के कृपलानी। इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा था। इसके बाद फिर जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान लागू जब 26 जनवरी 1950 को हुआ था तो उसी समय इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज करके हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग का नाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो फिर जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो RN बनर्जी। इनका कार्यकाल 1949 से 1955 तक रहा था, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे भारत में अभी तक संघ लोक सेवा आयोग की कौन कौन सी महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं? तो कुछ महिलाएं जिनका नाम आपको याद रखना होगा, जैसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसकी कौन बनी थी? तो रॉस मिलियन मैथ्यू, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारत में जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी संघ लोक सेवा आयोग की, उनका नाम याद रखना है आपको, रॉस मिलियन मैथ्यू। इनका कार्यकाल 1992 से 1996 तक रहता है। फिर इसके बाद में दूसरी महिला अध्यक्ष इस आयोग की कौन बनती है? तो इस आयोग की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी रजनी राजदान। तो रजनी राजदान दूसरी महिला थी इस आयोग की जो अध्यक्ष बनने वाली है। ठीक है, तो रजनी राजदान इस आयोग की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है हमारे भारत की, और इनका कार्यकाल अगस्त 2014 से शुरू हुआ, जो कि नवंबर 2014 तक रहता है। तो ज़्यादा समय तक इनका कार्यकाल नहीं रहा। फिर इसके बाद में इस आयोग की अध्यक्ष बनने वाली भारत की तीसरी महिला, जिनका नाम आपको याद रखना होगा, अलका सिरोही। तो अलका सिरोही ये कब बनती है इस आयोग के अध्यक्ष? तो सितंबर 2016 से जनवरी 2017 तक इनका कार्यकाल होता है, जो आपको याद रखना होगा। अब अभी तक हमारे भारत में कितनी महिलाएं इस आयोग की अध्यक्ष बनी हैं? तो आपको याद रखना होगा कि अभी तक 3 महिलाएं ये संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, जिनका नाम आपको याद रखना होगा। तो फिर से याद रखिए, रॉस मिलियन मैथ्यू, रजनी राजदान और इसके बाद अलका सिरोही, ये 3 ऐसी महिलाएं हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है संघ लोक सेवा आयोग के? तो डॉक्टर मनोज सोनी, ये वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जो अप्रैल 2022 से बने हैं। अब हो सकता है कि फ्रेंड मैं अभी आपको यहाँ पर मनोज सोनी सर के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में इनको भी हटा दिया जाए और कोई दूसरा अध्यक्ष बना दिया जाए। तो हमेशा आपको अपडेट करके इसे याद रखना होगा अध्यक्षों को। ठीक है, तो जो वर्तमान अध्यक्ष है ये आपको हमेशा अपडेट करके याद रखना है। अब इसके बाद में आगे देखिए कि जो हमारा आयोग है संघ लोक सेवा आयोग है, तो संविधान में आयोग के सदस्य संख्या के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि इतनी सदस्य संख्या होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, ऐसा कुछ भी प्रावधान यह नहीं है। ये तो सब किस पर निर्भर है? हमारे भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है, जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद में आयोग के सदस्यों के लिए भी स्पष्ट कोई योग्यता का प्रावधान नहीं है, और संविधान ने हमारे भारत के राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया है संविधान ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे भारत में या जो हमारा भारतीय संविधान है इसने किसे अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार दिया है? तो ये हमारे राष्ट्रपति को अधिकार दिया है संविधान ने। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में अगला इसकी योग्यता क्या है? तो हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट इसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई योग्यता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो फिर भी कुछ योग्यता इनकी होती है, जैसे आयोग के जो आधे सदस्य होते हैं इनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब ये होगा कि इस आयोग में जो भी सदस्य या अध्यक्ष बनना चाहेगा या जो सदस्य बनना चाहता है उसे कम से कम केंद्र सरकार मतलब हमारी भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का कार्य का अनुभव उसे होना चाहिए, तब उसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। अब जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो जो भी वरिष्ठ होगा उसे ही अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इस अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसके बाद में जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है फ्रेंड, और इनमें से जो भी पहले हो जाए। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं तो ये पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस तारीख को इन्होंने पद ग्रहण किया है उस तारीख से लेकर 6 वर्ष तक
या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रहते हुए कार्य कर सकते हैं। आ रहा समझ में? अब इनमें से जो भी पहले हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान में जो डॉक्टर मनोज सोनी हैं, डॉक्टर मनोज सोनी मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 55 साल ही एज है उनकी, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में 55 वर्ष के हैं, तो ये कितने साल काम करेंगे? ये 6 वर्ष तक काम करेंगे। आ रहा समझ में? 6 वर्ष मतलब जैसे इनकी एज 61 वर्ष होगी, ये इनको पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि 6 साल इनके पूरे हो गए। और उदाहरण के लिए मान लिया हमने कि जैसे मान लीजिए कि मनोज सोनी अभी कितने साल के हैं, तो हमने मान लिया कि अभी ये 61 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं? ये 61 वर्ष के हैं। अब जैसे ही ये 65 वर्ष के होंगे, जैसे 65 वर्ष इनकी एज होगी, तो इनको अपने पद से हटना पड़ेगा। अगर 63 वर्ष के होंगे तो 2 साल मतलब 65 तक ही काम कर पाएंगे। अगर 64 साल के होंगे तो 1 साल ही काम कर पाएंगे। आ रहा समझ में? तो कुल मिलाकर बात ये है कि 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहते हुए कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इनको यदि लगता है कि मैं पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, तो पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं या त्यागपत्र भी दे सकते हैं। और इनके उन्हें कार्यकाल के पहले भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में जो प्रक्रिया का प्रावधान है, उस प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें हटाया जा सकता है। आ रहा समझ में? हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, ये उनका कार्यकाल होने से पहले ही ये अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। पहला तो ये, और दूसरा ये कि मान लीजिए इन पर सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इसके कारण से इन्हें हटाना है, तो हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटाएंगे। पर राष्ट्रपति कैसे हटाते हैं? डायरेक्ट राष्ट्रपति इन्हें नहीं हटाते, इसके लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को 2 परिस्थिति में हटा सकते हैं। आ रहा समझ में? तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर जो सदस्य हैं, तो सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो किन 2 परिस्थितियों में नियुक्त करेंगे? तो पहली तो ये हो जाती है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब जो अध्यक्ष का पद है वह खाली हो, तब हमारे राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे। और जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो इन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक काम करेगा जब तक पुनः नया अध्यक्ष अपना काम संभाल नहीं लेता या एक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाए, तब तक यह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहेगा। आ रहा समझ में? इसके बाद में एक अनुच्छेद आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 318। तो अनुच्छेद 318 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का वर्णन इसमें किया गया है और इनकी सेवा शर्तों का प्रावधान करने का अधिकार या इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को संविधान ने दिया है। तो ये अनुच्छेद 318 में स्पष्ट लिखा है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये पदमुक्त कैसे होते हैं। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदमुक्ति है, इसके बारे में अनुच्छेद 317 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें लिखा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को कुछ परिस्थिति में हटा सकते हैं। तो किन किन परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति इस अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकते हैं? तो पहली स्थिति तो ये है कि जब ये दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट हो जाए। दूसरी स्थिति क्या होगी कि ये अपनी पदावधि के दौरान कोई लाभकारी पद को ग्रहण कर ले या किसी लाभकारी पद पर पदस्थ हो जाए या किसी लाभकारी नियोजन में लग जाए। फिर तीसरी स्थिति क्या होगी कि यदि राष्ट्रपति को यह पता हो जाए कि यह मानसिक और शारीरिक और असमर्थता के कारण पद पर कार्य नहीं कर सकता या कार्य करने के योग्य नहीं बचा है, तो इन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति इन्हें पद से मुक्त कर सकते हैं।
अब ऐसे ही राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से मुक्त नहीं कर देंगे, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। आ रहा समझ में? तो आपको याद रखना होगा कि सिद्ध कदाचार मतलब जब इन पर बुरे व्यवहार का आरोप लगता है, दुर्व्यवहार का आरोप लगता है, ठीक है, और ये सिद्ध हो जाए, इसके बाद फिर जब ये काम करने में असमर्थ न हो, जैसे लंबे समय से बीमार पड़े हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटाने के लिए एक रिपोर्ट किसके पास भेजेंगे? उच्चतम न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मामला जांच के लिए हमारे राष्ट्रपति भेजते हैं। ठीक है, अब जो उच्चतम न्यायालय है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय इनके मामलों की जांच करता है। किसके मामलों की जांच करेंगे? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिन पर यह सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप लगा है। ठीक है, अब इन मामलों की जांच करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय जांच करने के बाद अगर बर्खास्त करने का परामर्श या बर्खास्त करने की सलाह हमारे राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति इस उच्चतम न्यायालय जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, तो इनको हटा सकते हैं या इनको हटा देते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के लिए सलाह अगर दी है, इसका समर्थन अगर किया है, तो हमारे राष्ट्रपति इस अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से बर्खास्त कर देते हैं। और राष्ट्रपति अब यहाँ पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह क्या बाध्यकारी है? तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हाँ। तो अगर हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को या राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी है कि इस अध्यक्ष या सदस्य को हटा देना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रपति अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर जो उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान भी हमारे राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निलंबित भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है संघ लोक सेवा आयोग का, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।